रेलवे स्टेशन पर मैगी वाली। सोनाली पीयूष से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और आज वो अपना सारा सामान बांधकर उसके साथ भागने के लिए तैयार थी। वो रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रही होती है लेकिन वो आता ही नहीं, जिसे देख सोनाली खूब रोती है और खुद से कहती, मैंने पीयूष से कितना प्यार किया था और लगा था कि उम्र भर वो मेरे साथ रहेगा, और आज जब साथ निभाने की बारी आई तो वो आई ही नहीं। अब मैं किस मुंह से घर जाऊंगी? मेरी सौतेली माँ मुझे कभी भी उस घर में स्वीकार नहीं करेगी। सोनाली ने अपनी स्वर्गीय माँ के कुछ गहने लिए थे और उसके पास बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से जो पैसे जमा हुए थे बस वही थे, लेकिन पीयूष उसके साथ भागने के लिए आया ही नहीं। इसके बाद सोनाली हिम्मत करके सफर पर निकल जाती है और एक अनजान ट्रेन में चढ़ जाती है। तभी ट्रेन में एक मैगी बेचने वाला आता है और कहता है, मैगी ले लो, मैगी 50 की मैगी, गर्मा गर्म मैगी, आओ आओ मैगी खाओ, ट्रेन में मैगी खाओ। भैया ये 50 रुपए की मैगी दे दो, बहुत भूख लगी है और अच्छी बनाना। देखो बहन जी, बहुत अच्छी मैगी है, जरूर पसंद आएगी आपको। आदमी मैगी देकर चला गया, जिसके बाद जैसे ही सोनाली ने एक निवाला खाया तो कहने लगी, वो आदमी तो कह रहा था कि मैगी बहुत अच्छी है, ये मैगी तो सच में बहुत बेकार है, कोई कैसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। तभी सामने की सीट पर बैठी हुई एक बुढ़िया ने कहा, अरे मेरी बच्ची, ऐसा ही होता है, अगर ये लोग बोलते हैं कि इनका बेचने वाला सामान अच्छा है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो जाए। वैसे भी रेलवे स्टेशन पर मिलने वाला ज्यादातर सामान बेकार ही होता है। ये तो गलत बात है ना अम्मा, जब हम रेलवे स्टेशन पर मैगी खाने के पैसे दे रहे हैं तो हमें मैगी का स्वाद तो अच्छा मिलना चाहिए। जमाना बदल गया है बिटिया, अब खाने को खाना मिल जाए वही बहुत होता है, स्वाद और गुणवत्ता की बात तो तुम छोड़ ही दो। ये बातें सुनने के बाद सोनाली को एहसास होता है कि सच में जमाना कितना ज्यादा बदल गया है और आजकल हर कोई सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोच रहा है। अब सोनाली ने खुद से कहा, मेरे प्यार ने मुझे धोखा दे दिया तो क्या हो, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं और इन पैसों से मैं अब रेलवे स्टेशन पर ही अपनी एक छोटी सी दुकान खोलूंगी जहाँ पर मैं चाय और मैगी बेचा करूंगी और उसमें स्वाद भी होगा और गुणवत्ता भी। सोनाली ने अपनी स्वर्गीय माँ के गहने बेच दिए ताकि वो उन पैसों से रेलवे स्टेशन पर मैगी की दुकान खोल सके और उसने मैगी की एक दुकान खोल ली। अब वो रेलवे स्टेशन पर मैगी बेचा करती थी। मैगी ले लो, मैगी, रेलवे स्टेशन वाली मैगी, आओ आओ मैगी खाओ 50 रुपए। तभी उसके ठेले पर एक आदमी आया और कहने लगा, ए लड़की, ये 50 रुपए की मैगी में कोई अच्छी बात भी है? अगर मैगी पसंद न आई तो फिर मैं ये नहीं खरीदने वाला हूँ। मेरे कहने का मतलब है मैं फिर इस मैगी के 1 रुपए नहीं दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए भाई साहब, माने कि मैं रेलवे स्टेशन पर मैगी बेचने वाली हूँ, लेकिन मैं लोगों के स्वाद और उनके स्वास्थ्य दोनों का ख्याल रखती हूँ, इसलिए आपको ये मैगी अगर पसंद न आए तो आप बिना पैसे दिए भी जा सकते हो। सोनाली इस बात से अनजान थी कि वो आदमी जो मैगी खाने के लिए आया है वो फूड इंस्पेक्टर था। अब सोनाली ने अच्छे से सब्जियों को काट कर मैगी तैयार कर दी और उस आदमी के आगे परोस दिया। आदमी ने जैसे ही वो मैगी खाई तो वो तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, बहन तुम तो सच में बहुत अच्छी मैगी बनाती हो। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम भी रेलवे स्टेशन पर बाकी का सामान बेचने वाले लोगों की तरह सिर्फ लोगों की जेब काटने के बारे में सोचती होगी। वो आदमी सोनाली को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और सोनाली भी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो फूड इंस्पेक्टर सरकार से उसकी सिफारिश करके उसे कुछ फंड्स दिलवाता है, जिससे सोनाली ठेले से अपनी एक छोटी सी लकड़ी की दुकान खोल लेती है जो बहुत बढ़िया चला करती थी। ऐसे एक दिन जब वो अपनी दुकान पर खड़ी होती है तभी उसकी सौतेली माँ दूसरे गांव जा रही थी और वो सोनाली को देखती है और कहती है, सोनाली तू यहाँ, तू तो उस लड़के के साथ भाग गई थी ना, तो फिर तू यहाँ पर क्या कर रही है? अब सोनाली अपनी सौतेली माँ को सब कुछ बताती है कि दरअसल उस दिन रेलवे स्टेशन पर उसका प्रेमी आया ही नहीं था। अगर वो नहीं आया था तो तुझे वापस आ जाना चाहिए था, परिवार के मसले परिवार में रहे तो अच्छा रहता है, यहाँ पर तू अकेले रह रही है, ना जाने तूने कितने संघर्ष किए होंगे। भले ही मैंने तुझे आज तक कभी पसंद नहीं किया, लेकिन मैं तेरी सौतेली माँ हूँ और सौतेली माँ में भी माँ शब्द आता है। फिर तूने मुझे इतना पराया कैसे कर दिया? हाँ, मैं घर से निकलने से पहले घर से पैसे चुरा कर लेकर आई थी और अपनी माँ के जेवर भी और परिवार वालों के लिए एक चिट्ठी भी रख दी थी। अगर मैं वापस आती तो सब लोगों की बदनामी होती, इसलिए मैंने वापस ना आना ज्यादा सही समझा। अब सोनाली की माँ उसे अपने घर ले जाती है। तू हमें छोड़कर कैसे चली गई मेरी बच्ची?
तूने एक भी बार हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम तेरे बिना कैसे रहेंगे। सोनाली की भी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, जिसके बाद अब वो फैसला करती है कि वो अब रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान छोड़कर अब अपने माता पिता के साथ ही वापस रहेगी। एक दिन जब वो घर में खाना बना रही थी तभी उसकी सौतेली माँ ने उससे कहा, सोनाली मेरी बच्ची, आखिर तूने अपना रोजगार पकड़ लिया था, फिर तू उस काम को छोड़कर क्यों बैठ गई? तू रेलवे स्टेशन पर मैगी बेचती थी तो सब लोग उसकी तारीफ करते थे और हम लोगों की भी थोड़ी मदद हो जाती। तू वापस अपना वही काम शुरू कर। पर माँ, अगर मैं काम करूंगी तो पिताजी का ख्याल कौन रखेगा? वो सब कुछ मैं कर लूंगी मेरी बच्ची, तू बस फिलहाल अपने काम पर ध्यान रख। अब सोनाली फिर से ट्रेन में बैठकर 3 स्टेशन दूर जाया करती और अपनी रेलवे स्टेशन पर लगी हुई मैगी की दुकान चलाया करती, और वापस आकर जब भी उसकी सौतेली माँ बीमार होती तो वो घर का काम भी किया करती। एक दिन तेज बारिश हो रही थी और सोनाली जल्दी वापस आ जाती है और वो अपनी सौतेली माँ को अपने भाई से फोन पर बात करते हुए सुन लेती है। अच्छा हुआ मेरी किस्मत उस दिन अच्छी थी जो वो सोनाली मुझे रेलवे स्टेशन पर नजर आ गई और मैं उसे अपनी भावनाओं में बहका कर वापस यहाँ ले आई। अब वो काम करेगी और मैं उसकी कमाई खाऊंगी। अच्छा हुआ उस दिन मैंने उसके प्रेमी को पिटवा कर रेलवे स्टेशन पर जाने से रोक दिया था, जिस वजह से वो अकेली रह गई। मुझे लगा था वो घर वापस आएगी और मैं उसे घर की नौकरानी बनाकर रखूंगी, लेकिन मेरी किस्मत तो और भी ज्यादा अच्छी थी। तभी तो उसका रेलवे स्टेशन पर मैगी की दुकान का काम चल पड़ा है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसे एहसास होता है कि उसकी सौतेली माँ सच में बहुत ज्यादा धोखेबाज थी और सिर्फ उसकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रही थी। और उसके बाद वो सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है। वो अपने प्रेमी के घर जाती है तो वहाँ उसे ताला लगा हुआ मिलता है और वो खुद से कहती है, न जाने मेरा प्यार आज किस साल में होगा। ये सब कुछ मेरी सौतेली माँ की वजह से हुआ है, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। इसके बाद सोनाली पुलिस स्टेशन जाकर उसकी शिकायत करवा देती है और पुलिस सोनाली की सौतेली माँ को अरेस्ट करके ले जाती है और वो अपने पिताजी को भी अपने रेलवे स्टेशन पर बनी हुई मैगी की दुकान के पास शिफ्ट करवा देती है। तब किशोर सोनाली से कहते हैं, मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपना हमसफर चुनने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी और इसकी सजा तुझे बहुत भुगतनी पड़ी। कोई बात नहीं पिताजी, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, आप इतना परेशान मत होइए। देखिए, हम दोनों पापा बेटी आज दोनों के दोनों ही अकेले रह गए। आपके पास भी आपका हमसफर नहीं है और मेरे पास भी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और पीयूष आता है। दरअसल पीयूष सौतेली माँ के डर से शहर भाग गया था और उसने आकर कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सोनाली। दरअसल तुम्हारी माँ ने मुझ पर हमला करवाया था और उसके बाद मैं अपने परिवार को लेकर शहर चला गया था। मैंने सोचा था अपने परिवार को वहाँ बसाकर मैं फिर से तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, लेकिन जब तक मैं वापस आया तब तक तुम गांव छोड़कर चली गई थी और फिर मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि तुम यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में मैगी की दुकान चला रही हो। अब सोनाली की किस्मत से उसे सब कुछ फिर से वापस मिल गया था। उसके पिताजी उसके पास रहते थे, उसकी सौतेली माँ को जेल हो गई थी और उसका प्रेमी पीयूष भी उसे मिल जाता है। इसके बाद वो पीयूष से शादी करके अपना घर बसा लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। चलो चलो जल्दी जल्दी चढ़ो, ट्रेन बस चलने ही वाली है। अरे मुझे भी तो आगे जाने दो। अरे मुझे जाने दो, मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है। ओ कुली, हम पैसेंजर है, पहले हम चढ़ेंगे। पैसे कमाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी रहती है तुम लोगों को। चलो हटो पीछे। राजेश नाम का एक कुली अपने दोनों हाथों में बड़े बड़े बैग, एक बड़ा सा बैग अपने सर पर रखकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेन में बहुत भीड़ थी। लोग उसे धक्के मार मार कर अंदर घुसे जा रहे थे कि तभी अचानक ट्रेन चलने लगी, लेकिन राजेश सामान लेकर अंदर नहीं घुस पाया। अरे यार, ये ट्रेन तो चलने लगी, जिसका ये सामान है वो तो अंदर ही है। उनका सामान मुझे पहुंचाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। राजेश ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगा। उसने किसी तरह ट्रेन तो पकड़ ली, लेकिन फिसल कर गिर गया। थोड़ी देर बाद वो किसी अस्पताल में पहुंच गया। वहाँ पर उसकी पत्नी ममता और उसकी बूढ़ी माँ मौजूद थे। ये सब क्या हो गया बेटा? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि जल्दबाजी मत किया कर, स्टेशन पर वहाँ बहुत भीड़ होती है। इतना ज्यादा सामान लेने जाने की क्या जरूरत थी? जान से भी ज्यादा कीमती है क्या? डॉक्टर साहब, ये सब कैसे हो गया? देखिए, मजबूरी में मुझे इनका हाथ काटना पड़ा। इनका एक हाथ ट्रेन के नीचे आ गया था, इसीलिए हाथ काटने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब इन्हें अपनी पूरी जिंदगी एक हाथ से ही बितानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, मेरे परिवार में कमाने वाला सिर्फ मैं ही था। अब मेरी माँ और मेरी पत्नी का क्या होगा? आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ, खा लीजिए। डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए। ममता ने टिफिन खोलकर खाना परोस दिया। खाने में दाल चावल सब्जी के अलावा एक लाल मिर्च का पकौड़ा भी था। पकौड़ा देखकर राजेश का चेहरा खिल उठा।
ममता, मेरी जिंदगी में चाहे जितनी परेशानियां आ जाए, जैसे ही तुम्हारे हाथ का लाल मिर्च का पकौड़ा देखता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारे हाथ का लाल मिर्च का पकौड़ा खाने को मिलता है। बाकी लोगों का ऐसा नसीब नहीं है। उसकी ये बात सुनकर ममता के दिमाग में ख्याल आया। उसने कहा, अब बाकी लोगों को भी नसीब होगा। 2 दिन बाद ममता और उसकी माँ राजेश को लेकर घर आ गए और वहीं पर दवाई चलने लगी। कमाने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए ममता ने अपनी सास और पति से कहा, राजेश जी, जिस स्टेशन पर आप कुली का काम करते थे, उसी स्टेशन पर मैं लाल और हरी मिर्च के पकौड़े बेचूंगी। सासू माँ, आप हमारे घर के आंगन में मिर्च बो दीजिए ताकि लोगों को ताजे मिर्च का पकौड़ा खाने को मिले। लेकिन ममता, तुम ये सब क्यों करोगी? लोग क्या कहेंगे कि अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। लोग हमारे घर में खाना देने नहीं जाएंगे और न ही कोई आपका इलाज कराएगा। मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं जो करना चाहती हूँ मुझे करने दीजिए। सासू माँ, चलिए बाजार से मिर्च के बीज लेकर आते हैं। ममता और उसकी सास बाजार से बीज लेकर आए और आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों बाद बहुत बड़े बड़े हरे और लाल मिर्च उगाए। ममता ने ढेर सारे लाल और हरी मिर्च के पकौड़े बनाए और स्टेशन पर बेचने चली गई। जल्दी से कोई ट्रेन आ जाए, ट्रेन के अंदर घुसकर बेचती हूँ। थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आ गई। ममता सारे पकौड़े लेकर ट्रेन के अंदर घुस गई। लाल मिर्च हरी मिर्च के ताजे पकौड़े खाइए। ऐसे पकौड़े आपने कभी नहीं खाए होंगे, वो भी सिर्फ 10 के 2, 10 के 2, 10 के 2। अरे बिटिया, इन पकौड़ों की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी से 2 पकौड़े मुझे भी दे दो। जी आंटी, अभी दिया, ये लीजिए। बेटा, मुझे भी 4 पकौड़े देना जरा, देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ अंकल, बिल्कुल, ये लीजिए। पहले आप लोग पकौड़े खा लीजिए, पैसे बाद में देना अगर पसंद आए तो इस तरह थोड़ी ही देर में पूरी बोगी ने उसके पकौड़े खरीद लिए और उसके सारे पकौड़े खत्म हो गए। बेटा, तुम्हारे हरी मिर्च और लाल मिर्च के पकौड़े तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। इसमें कोई मिलावट भी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध लग रहे हैं। हाँ बेटी, इतनी कम कीमत में तुम पकौड़े बेच रही हो। अगर तुम 10 का 1 भी दोगी तो भी हम ले लेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही देर में सारे मिर्च के पकौड़े बेचकर वो ट्रेन के बाहर आ गई। उसी ट्रेन के अंदर बहुत सारे मोमोज बेचने वाले, खाना बेचने वाले लड़के भी थे। उनका एक समोसा तक भी नहीं बिका। अरे ये औरत तो हमारे यूनियन की भी नहीं है। इसे इस स्टेशन पर किसने अलाउ किया पकौड़े बेचने के लिए? इसके मिर्च के पकौड़े खाने के बाद ना ही हमारा समोसा बिक रहा है और ना ही तेरा खाना। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सारे पकौड़े बेचकर वो खुशी खुशी घर चली गई। उसका पति और सास बहुत खुश हुए। बहू, इस दुनिया में हर सास को तुम्हारे जैसी ही बहू मिले। तुमने तो पहले ही दिन कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथ के लाल हरी मिर्च के पकौड़े तो कुछ ही घंटों में बिक गए। हाँ सासू माँ, पर मुझे उम्मीद नहीं थी। कल मैं इससे दुगने पकौड़े लेकर जाऊंगी। अब हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ऐसे ममता हर दिन स्टेशन पर जाती और जो भी ट्रेन आती उसके अंदर घुसकर सारे मिर्च के पकौड़े बेचकर थोड़ी ही देर में वापस आ जाती। दूसरी तरफ उसी स्टेशन का स्टेशन मास्टर दफ्तर में बैठकर खाना खा रहा था कि तभी उसने अपने एक नौकर को बुलाया। अरे गोलू, जरा इधर आओ। मेरी बीवी हर रोज वही खाना भेज देती है। जाओ देखो, स्टेशन पर कोई अचार वचार बेच रहा हो तो लेकर आओ। अरे सर जी, आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आऊंगा कि आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। गोलू बाहर आया। स्टेशन मास्टर को बोल तो दिया, अब मैं आखिर ऐसा क्या लेकर जाऊं कि उनकी आत्मा खुश हो जाए। कभी कभी मैं भी ना बहुत ज्यादा ही बोल देता हूँ। तभी उसे ममता दिखाई दी जो कि स्टेशन पर लाल हरी मिर्च के पकौड़े बेच रही थी। गोलू उसके पास पहुंच गया। अरे बहन जी, ये मिर्ची के पकौड़े मैंने स्टेशन पे पहली बार देखे। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मेरा मालिक इसे खाकर बहुत खुश होगा। ऐसा कीजिए, 50 रुपए के पकौड़े पैक कर दीजिए। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। गोलू पकौड़े लेकर स्टेशन मास्टर के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही पहला लाल मिर्च का पकौड़ा खाया। गोलू, तुमने बिल्कुल सही कहा था। आज मेरी आत्मा ही खुश हो गई। ऐसा मिर्च का पकौड़ा मैंने आज तक नहीं खाया। जिसने भी ये पकौड़े बनाए उसके पैर छूने चाहिए भाई। स्टेशन मास्टर सारे पकौड़े खा गया। तो इस तरह ममता का काम बहुत अच्छा चलने लगा था। फिर एक रोज ममता जैसे पकौड़े बेचने के लिए ट्रेन के अंदर चढ़ी, कुछ लड़कों ने उसे धक्का दे दिया और उसके सारे पकौड़े स्टेशन पर ही गिर गए। उन लड़कों ने उसे घेर लिया। देखकर नहीं चल सकते तुम लोग? मेरे सारे पकौड़े गिरा दिया। मैडम, हम देख कर ही चल रहे थे। हमने जानबूझकर तुम्हारे पकौड़े गिराए। और अगर आज के बाद इस स्टेशन पर ये लाल हरी मिर्च के पकौड़े बेचती नजर आई ना, तो तेरा चेहरा भी लाल कर दूंगा लाल मिर्च की तरह। मेरे सारे पकौड़े गिरा दिए? कोई दादागिरी है क्या? तुम लोग भी तो यहाँ समोसे, कोल्ड ड्रिंक, चाय खाना बेचते हो। मैं तो मना नहीं करती। हम सब लोगों का यूनियन है समझी, और तू इस यूनियन का हिस्सा नहीं है। और अगर तू इस यूनियन में हिस्सा लेना भी चाहेगी ना, तो भी हम तुझे हिस्सा लेने नहीं देंगे। क्योंकि तेरा पकौड़ा खाने के बाद ना ही कोई हमसे समोसा खरीदता है, ना ही कोई कोल्ड ड्रिंक और ना ही कोई खाना, समझी। चल भाग जाए ऐसे, दोबारा दिखाई मत दियो। उन लड़कों ने ममता को जोर से धक्का दिया और वहाँ से भाग गए। इधर ममता सीधा स्टेशन मास्टर से टकरा गई। अरे देखकर नहीं चल सकती थी क्या? है? कौन हो तुम और तुम रो क्यों रही हो? इससे पहले कि ममता कुछ बोल पाती, वहाँ पर भागता हुआ गोलू आ गया। अरे सर जी, ये वही बहन जी है जो स्टेशन पर लाल हरी मिर्च के पकौड़े बेचती हैं। इन्हीं के पकौड़े खाकर आप खुश हो गए थे? हैं? क्या?
हाँ सर जी, लेकिन यहाँ पर कुछ यूनियन वालों ने मेरे साथ बदतमीजी की, उन्होंने मुझे धमकी भी दी। ममता ने सारी घटना स्टेशन मास्टर को बता दी। रुको तुम, फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ। बोलो ये जितने भी चाय समोसे बेचने वाले हैं, इन लड़कों को इकट्ठा करो जरा, मेरे ऑफिस में लेकर आओ, जल्दी से जाओ, जल्दी जाओ। स्टेशन मास्टर ममता को अपने ऑफिस लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद गोलू उन सारे लड़कों को लेकर आ गया। भाई, तुम लोगों को मैंने यहाँ पर पैसे कमाने का मौका दिया, परमिशन दी, इसका ये मतलब ये नहीं है कि तुम किसी औरत के साथ बदतमीजी करोगे, समझ गए? वो भी बेचारी अपना परिवार पालने के लिए यहाँ कमाने आई थी, और तुमने इनके साथ ये किया। आज के बाद ये बहन इसी स्टेशन पर मिर्च के पकौड़े बेचेगी, समझ गए? मैं इनके लिए एक बहुत बड़ी दुकान खोल कर दूंगा, इनके पकौड़े मुझे बहुत पसंद है। अरे सर, गलती हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए सर, हमसे गलती हो गई। चलो ठीक है, अब निकलो यहाँ से। आज के बाद कोई भी बदतमीजी की तो सारी गुंडागर्दी निकाल के रख दूंगा, बता रहा हूँ। तो इस तरह स्टेशन मास्टर ने स्टेशन पर ही एक बहुत अच्छी दुकान खोलकर ममता को दे दी, और वो वहीं पर अपने लाल हरी मिर्च के पकौड़े बनाने लगी। अब वो अपने पति के कुली के काम से 20 गुना ज्यादा कमाने लगी, और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।